नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से आ जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं सेशन में, सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए। चलिए आज का विचार देख लेते हैं। अपने हौसलों को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानियों को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। बिल्कुल सही बात है। परेशानियों को मत बताओ, अपने हौसलों को मत बताओ कि परेशानियां कितनी बड़ी है, बल्कि परेशानियों को बताओ कि आपका लक्ष्य है या आपके हौसले कितने बड़े हैं। जब आप परेशान हो तो एक बार अपने लक्ष्य को याद कर लो कि भाई हमारा लक्ष्य क्या है और हमें कहाँ तक जाना है। शायद आप अपनी परेशानियों को भूल जाओ और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में लग जाओ। सबसे अच्छा तरीका है परेशानियों को भूलने का। मैं तो कहती हूँ अपनी लाइफ में एक परेशानी हमेशा रखो, क्योंकि जिसकी ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं होती है वो काय को पढ़ रहा है, उसे क्या ज़रूरत पड़ी है पढ़ने की, है ना। वो नहीं पढ़ता है। आपकी लाइफ में जब किसी चीज़ की कमी होगी ना तभी आप पढ़ पाओगे। यदि सारी चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी तो वो लोग नहीं पढ़ पाएंगे। कुछ चीज़ों की अपनी लाइफ में कमी रखो, ये सोच के रखो कि जब हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, जब जॉब लग जाएगी, जब इन चीज़ों को पूरा करेंगे हम, तो शायद जल्दी जॉब मिल जाए आपको, क्योंकि तब आपकी मेहनत और लगन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस चीज़ को लेके। ठीक है। वैसे परेशानियों का नाम ही ज़िंदगी है, परेशानियाँ चलती रहती हैं। अपने हौसलों को मजबूत रखो, लक्ष्य अवश्य ही प्राप्त होगा। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दीजिए। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए और महाप्राण व्यंजन आपको छांटना है कौन सा है। अल्पप्राण महाप्राण में पहले करवा चुकी हूँ, इसलिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। किसी भी एक वर्ग को लिख लीजिए पहले ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। कै खे गे घे और अड़े। ठीक है, किसी भी एक वर्ग को लिख लो। क्या होता है, किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा और चौथा ये क्या होते हैं, ये महाप्राण होते हैं। ठीक है, तो हमने कै वर्ग को लिया है। अब हम कै वर्ग में देखते हैं। इसमें पहले वाले में क्या आया है, कै आया है, ये कट गया क्योंकि कै हमारा क्या होता है, अल्प प्राण होता है। ठीक है, सेकंड वाले में खे आया है, ये हमारा, इसे हम ऑप्शन में ले लेते हैं। लेकिन इसमें गे आया है, जबकि गे अल्प प्राण होता है, इसको भी हम काट देंगे। और ये रे लेवे ये आपके अल्प प्राण होते हैं। याद रखिएगा, ये रे लेवे हमेशा अल्प प्राण में आते हैं, ये अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। ठीक है, अल्प प्राण व्यंजनों में आते हैं ये रे लेवे। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो गया बिल्कुल। ठीक है, आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संज्ञा हो तो कौन सा समास होता है। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
जब प्रथम शब्द संख्यावाची और द्वितीय शब्द संख्या हो तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा समास होता है? जल्दी से आंसर दीजिए। कौन सा समास होगा? चलिए आंसर ले लेते हैं। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, द्विगु समास होगा। द्विगु समास में पहला जो प्रथम पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद जो होता है वो संज्ञा होता है। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा, द्विगु समास होता है ये। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की, पिशाकदत्त की या कालिदास की? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाखदत्त की रचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता है ये प्रश्न। प्रश्न है हमारा, संयुक्त व्यंजन गे बनता है किस किस वर्ण को मिला के ये बनता है? ये संयुक्त व्यंजन है गे, तो किस किस को मिला के बनेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। गे और यहाँ को मिला के बनेगा, हलंत वाला जय या यहाँ को मिला के बनेगा, हलंत वाला गे प्लस ना को मिला के बनेगा, या हलंत वाला कै प्लस गे को मिला के बनेगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त व्यंजन के जितने भी व्यंजन हैं सभी आपको लिखने आने चाहिए। ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादातर तो 1-2 प्रश्न इनमें से आ ही जाता है हर एग्जाम में। चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, हलंत वाला जय प्लस यहाँ। ठीक है, ऑप्शन में वो वहाँ आपको बिना हलंत वाला जय प्लस यहाँ भी दे सकता है, लेकिन वो गलत होगा। हलंत वाला जय और यहाँ बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। का प्रत्यय है, पिका प्रत्यय है, आई का प्रत्यय है या ई का प्रत्यय है? ये भी अच्छा प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? मूल शब्द होता है हमारा अध्यापक, जो क्या होता है? पुल्लिंग होता है। इसको स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें प्रत्यय लगाते हैं। प्रत्यय क्या लगाते हैं ये आप बताइए। चलिए आंसर ले लेते हैं। अध्यापक शब्द में इका प्रत्यय लगाएंगे तब अध्यापिका बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें सही विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है? जो पत्र आज आया है कहाँ है, इसमें विराम चिन्ह देखने हैं आपको। कौन सा वाला विराम चिन्ह ऐसा है जो बिल्कुल सही लगा हुआ है? आसान प्रश्न है, जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, जो पत्र आज आया है कहाँ है। ये प्रश्नवाचक वाक्य है तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, तब ये
सही वाक्य होगा। ठीक है, इसमें विराम चिन्ह जो लगेगा वो प्रश्नवाचक वाला लगेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, रस मीमांसा नामक आलोचनात्मक पुस्तिका के लेखक हैं। रस मीमांसा, जल्दी से बताइए किसकी पुस्तिका है ये? डॉक्टर नागेंद्र की, डॉक्टर नामवर सिंह की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। रस मीमांसा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है ये। चलिए, एक बात और इस प्रश्न से पता चल जाती है, ये आलोचनात्मक है। ये भी पूछ सकता है प्रश्न में कि रस मीमांसा जो है वो कैसी पुस्तक है, या कैसी कृति है, या कैसी रचना है। ठीक है, आलोचनात्मक कृति है, आलोचनात्मक पुस्तक है, आलोचनात्मक रचना है, आप ये बताएंगे। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दो कृति बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो चिंतामणि और एक तुलसीदास, याद रखिएगा। प्रश्न है हमारा, तरणी दो तरह से लिखा हुआ है और पूछा है शब्द युग्म का सही अर्थ है। आपको ये बताना है कि इस वाली तरनी का अर्थ क्या है और इस वाली तरनी का अर्थ क्या है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है अर्थ के अकॉर्डिंग। सूर्य सूर्य युवती ठीक है, नाभ सूर्य ठीक है, युवती या नाभ ठीक है, सूर्य या नाभ ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को याद रखिएगा। इन शब्दों को कहीं नोट कर लेना। ये प्रश्न कई प्रकार से बन के आ जाता है। ठीक है, चलिए आंसर ले लेते हैं। तरनी सबसे पहले ऊपर से लेते हैं। तरनी क्या है? सूर्य का तो है लेकिन युवती का नहीं है, तो ये कट गया हमारा। तरनी नाव और सूर्य दोनों का है, इसे भी लगाएंगे हम, लेकिन पहले नीचे देखते हैं और क्या क्या है ऑप्शन। युवती का नहीं है, नाव का है तरनी। सूर्य और नाव, ये वाला जो तरनी है ये किसका है? सूर्य का। ठीक है, तो हम ये देखेंगे पहले नंबर पे सूर्य, डी ऑप्शन हमारा सही है। और ये वाली जो तरनी है ये नाव के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाव है और ये सूर्य है। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सूर्य और नाव। आशा करती हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? समाचार भेजने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, ये तो बहुत आसान प्रश्न है। समाचार भेजने वाले को क्या कहते हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, संवाददाता कहते हैं समाचार भेजने वाले को हम। सूचना देने वाले को सूचक कहते हैं, समाचार पहुंचाने वाले को दूत कहते हैं। ठीक है, और जो उसे प्रेषित करता है उसे प्रेषक कहते हैं, लेकिन जो समाचार भेजता है उसे संवाददाता कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? पर्यायवाची दिए हुए हैं और शब्द भी दिए हुए हैं, करना कुछ नहीं है,
बस ये देखना है कि किसके गलत हैं पर्यायवाची। शब्द के सामने जो पर्यायवाची लिखे हुए हैं वो किसके गलत हैं। कमल के पर्यायवाची दिए हुए हैं जलज, पंकज, सरोज। पुष्प के दिए हैं कुसुम, फूल, सुमन। सरस्वती के दिए हुए हैं गिरा, भारती, वीणा। सूर्य के दिए हुए हैं दिवस, याम और वासर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके पर्यायवाची गलत दे रखे हैं। आपको सही बताना है स्मार्ट तरीके से। देखो प्रश्न भी गलत देते हैं ना, आप सही बताएंगे। अब चलिए आंसर ले लेते हैं। आंसर क्या होगा। कमल, जलज, पंकज और सरोज ये कमल के पर्यायवाची हैं। पुष्प के कुसुम, फूल, सुमन ये सभी पुष्प के पर्यायवाची हैं। सरस्वती के गिरा, भारती, वीणा ये सरस्वती के पर्यायवाची हैं। सूर्य, दिवस, याम और वासर ये किसके पर्यायवाची हैं भाई। दिन के पर्यायवाची हैं, सूर्य के पर्यायवाची नहीं हैं। तो हमसे क्या पूछा था, गलत ही पूछा था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। दिवस, यामा और वासर दिन के पर्यायवाची हैं, सूर्य के नहीं हैं। सूर्य के कौन से होंगे, रवि, सूरज, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर ये सब सूरज के पर्यायवाची होंगे। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा रंग शब्द से क्रिया बनती है। जल्दी से आंसर दीजिए। रंग शब्द से क्रिया बनती है, कौन सी क्रिया बनती है रंग शब्द से। रंग वाला, रंगना, रंगीला या रंगेरेज। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ की बिंदी भी है, रंगना है ये। ठीक है, अब जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए आंसर ले लेते हैं। बी ऑप्शन ही इसमें सही होगा। रंगना क्रिया बनेगी, रंग मूल शब्द है और इससे यदि क्रिया बनानी हो तो ना प्रत्यय लगाएंगे हम और रंगना क्रिया बन जाती है। ठीक है, जैसे खेल, खेल मूल शब्द है और ना लगा के क्या बना लेंगे, खेलना। पढ़ मूल शब्द है और ना लगा के क्या बना लेंगे, उसे क्रिया बना लेंगे, पढ़ना। दौड़ मूल शब्द है और ना लगा के क्या बनाएंगे, उसे दौड़ना। ये सब क्रियाएं बन जाती हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, रंगना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न हमारा है नाटक से कौन सा विशेषण बनेगा। शब्द दिया हुआ है नाटक और पूछा है विशेषण कौन सा बनेगा। नाटककार बनेगा, नट बनेगा, नाटकीय बनेगा या नाटकीयता बनेगा। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा विशेषण बनेगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर ले लेते हैं, क्या होगा आंसर। नाटक में कौन सा विशेषण बनता है। नाटक जो शब्द है वो विशेष शब्द है। इस शब्द का यदि विशेषण बनाना हो तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, नाटकीय। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सी ऑप्शन हमारा सही है, नाटकीय। प्रश्न है हमारा वह किधर गया। वाक्य में किधर शब्द है, गुणवाचक विशेषण है, कालवाचक क्रिया विशेषण है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन सा सही है इसमें। चलिए देख लेते हैं एक बार। वह किधर गया, किधर के लिए पूछा है, क्या है ये। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं। जो प्रश्न करते हैं वो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वह किधर गया, ये क्या कर रहा है,
प्रश्न कर रहा है किधर, ठीक है। यह पौधा किसने लगाया, किसने क्या होता है, प्रश्न कर रहा है वो, किसने लगाया, ठीक है। क्या हो गया ये, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। श, ग, श ऊष्म व्यंजन पूछा है, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से एक विशेष प्रकार की ऊष्मा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन, श और है भी होता है ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ग जो है वो ऊष्म व्यंजन नहीं होता। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ग जो है ये ऊष्म व्यंजन नहीं होगा, श और है ऊष्म व्यंजन होते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, बच्चे छत पर खेल रहे हैं। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में प्रयुक्त कारक बताइए। रेखांकित क्या है, पर रेखा हो रही है, बताना है हमें कारक क्या है, ठीक है। संप्रदान कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है या अधिकरण कारक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा कारक है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, चलिए कारक से सीधा सीधा विभक्ति भी पूछ लेता है, तो एक बार देख लेते हैं। संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है, के लिए या को, ठीक है। करण कारक की क्या होती है, से विभक्ति होती है, लेकिन ये से द्वारा या साधन के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। अपादान कारक में क्या होता है, इसमें भी से विभक्ति होती है, लेकिन ये से अलगाव के लिए प्रयोग होती है, ठीक है। अब हमारा ऑप्शन डी सही होगा, मैं और पर क्या होती हैं, ये अधिकरण कारक की विभक्तियां होती हैं, ठीक है। बच्चे छत पर खेल रहे हैं, तो ये अधिकरण कारक होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, प्यास का तत्सम रूप है। प्यासा, पिपासा, प्यास या प्यास। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, प्यास का तत्सम रूप क्या है। चलिए आंसर ले लेते हैं, प्यास का तत्सम रूप क्या है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, पिपासा प्यास का तत्सम रूप है। ये पानी वाली प्यास नहीं है, ये इच्छा लोभ, जैसे धन की पिपासा होती है, किसी चीज़ को पाने की इच्छा जो होती है वो वाली प्यास है, इसे तृष्णा भी बोलते हैं, ठीक है। किसी चीज़ को पाने की इच्छा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, कई बार इसका अर्थ भी पूछ लेता है। प्रश्न है हमारा, माता पिता में समास है। माता पिता में समास पूछा है, बहुव्रीहि समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या अव्ययीभाव समास है। जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कौन सा समास है। माता और पिता में समास पूछा है, पिता क्या होगा इसमें, द्वंद्व समास होगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत हैं,
और बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है, क्या हो गया ये? द्वंद्व समास हो गया। ठीक है, विग्रह करेंगे तो और आ जाएगा माता और पिता। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? गरीब कहेंगे, अकिंचन कहेंगे, दरिद्र कहेंगे या विनीत कहेंगे? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए क्या कहेंगे? चलिए आंसर ले लेते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहेंगे? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, अकिंचन कहेंगे उसे, जिसके पास कुछ ना हो। गरीब किसे कहते हैं ये भी देख लेते हैं। जो बेचारा है, निरुपय है, उसे गरीब कहते हैं। ठीक है, जिसके पास कोई रुपया नहीं है और जिसके पास कोई उपाय भी नहीं है कमाने का, उसे गरीब कहते हैं, बेचारे को। ठीक है, अब किसी को बेचारा मत कहना। दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास बिल्कुल धन ना हो उसे दरिद्र कहते हैं। विनीत किसे कहते हैं? विनीत किसको कहते हैं? नम्र स्वभाव वाला, उसे विनीत कहते हैं। ठीक है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे अकिंचन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, परिमल शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थी शब्द का चयन करना है। कौन सा इसका अर्थ होगा, समानार्थी अर्थ होगा? सुख, सर्वोत्तम गंध, विमार्दन या सहवास? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन सही है? परिमल कहते किसे हैं वैसे? ये जान लेंगे तो शायद आपके लिए आसान हो जाएगा। किसको कहते हैं? चंदन को कहते हैं, चंदन। कुमकुम भी कह सकते हैं आप। ठीक है, इसके समानार्थी शब्द भी बता रही हूँ मैं, लेकिन इन शब्दों में छांटना है आपको कौन सा समानार्थी शब्द है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, सर्वोत्तम गंध। ठीक है, परिमल जो है सर्वोत्तम गंध इसका समानार्थी है। चंदन जो होती है उसकी गंध बहुत दूर तक रहती है। ठीक है, सुख जो है इसके समानार्थी क्या होंगे? उल्लास और खुशी। विमर्दन के क्या होंगे? पीड़ा देने वाला, विनाशक। सहवास, रति। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, निस्दिन बरसत नैन हमारे, पंक्ति में रस पूछा है, कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार है, करुण रस है, रौद्र रस है, अद्भुत रस है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इसमें उस समय का वर्णन है। ये कृष्ण को संबोधन करते हुए गोपियां कह रही हैं। जब कृष्ण कहाँ चले गए थे? ब्रज को छोड़ के मथुरा चले गए थे, तब गोपियां कह रही हैं कि हे श्याम, आप कहाँ चले गए हो? जब से आप गए हो हमारे नैनों से नित्य वर्षा के समान जल बरस रहा है, अर्थात तुम्हारे वियोग में हम दिन रात रोती हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा, वियोग श्रृंगार होगा। ठीक है, यह आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन को लाइक शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। सेशन को इतनी देर तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहना।